आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू माय फादर जिन्होंने वेल प्लान करके हमें सेटलमेंट किया। बिकॉज अभी जो मेरी एडजस्टमेंट है मैं किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पे बहुत आसानी से कर लूँ। मैं अपने स्कूल में क्लास मॉनिटर रही हूँ और कुछ चीजें ऐसी थी जो फीमेल्स के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट, वो मैंने एक प्लान करा कि मैं इंट्रोवर्ट बन जाऊंगी और इंट्रोवर्ट बनकर अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करूंगी। हमारे आर्मी में बचपन से सिखाया जाता है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हम डैडी मम्मी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਟਾਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਮੀਆਂਪੁਰੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ होना बहुत जरूरी है जी। सो इत्थों पर शुरू करेंगे। मेरा जन्म उधमपुर में हुआ था जी जी। और जो कि एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। और रीजन क्या था कि मेरे फादर आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड है। ओके। तो हमारा जो पूरी स्टडीज है वो पंजाब से बाहर ही हुई है। ओके। तो सफर बहुत अच्छा रहा बिकॉज डैडी की वजह से हम लोगों को जगह जगह जाने का अपॉर्चुनिटी मिली और डिफरेंट तरह के लोगों से डिफरेंट कल्चर सीखा। और अब मुझे ऐसा लगता है कि उसका मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ है बिकॉज अभी जो मेरी एडजस्टमेंट है मैं किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पे बहुत आसान। तो आई बिलीव दैट जो एक उनकी आर्मी डिफेंस लाइफ थी उसका भी मेरे पे काफी असर पड़ा है, उनकी जो एक लाइफ स्टाइल का, और जिसकी वजह से मुझे आज भी बेनिफिट हो रहा है मेरी लाइफ। मैम स्कूल लाइफ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ जो ਹੁੰਦੀ है बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी ਚ। राइट। सो कोई भी इदां दा किस्सा ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। इसमें कोई शक नहीं है कि स्कूल लाइफ इज रियली अ गोल्डन पीरियड बिकॉज स्कूल लाइफ में एक ऐसा जो पीरियड होता है, आप टिल टीनेज आप स्कूल्स में होते हो और आपके साथ बहुत सारे काफी सारे टीचर्स आपके साथ कनेक्टेड होते हैं जिनको आप जिनसे आप मोटिवेट होते हो। तो मेरी स्कूल लाइफ में फॉर्चुनेटली इंग्लिश टीचर्स हमेशा मेरे फेवरेट रहे हैं बिकॉज मैं उनके पढ़ाने का तरीका देखती थी। जब वो मुझे पोएम्स बचपन से लेके और टिल नॉवेल्स तक पढ़ाते रहे तो उनका जो जेस्चर था, हाव भाव थे, तो मैं सोचती रहती थी कि काश कभी एक ऐसा टाइम आएगा कि उन चीज़ों को मैं भी स्प्रेड करूंगी अपने स्टूडेंट्स में। और जो आप एक अच्छे इंसिडेंट की बात कर रहे हो तो स्कूल लाइफ में मैं अपने 11th और 12th क्लासेस को जरूर कुछ जिक्र करूंगी उस इवेंट्स को। मैं अपने स्कूल में क्लास मॉनिटर रही हूँ और स्काउट्स एंड गाइड्स की कैप्टन भी रही हूँ और कल्चरल इवेंट्स की कैप्टन भी रही हूँ। बिकॉज मेरा एक जो स्कूल लाइफ में एक पीरियड सिर्फ एक पढ़ाई का ही नहीं था, मतलब मेरा ऑलराउंड डेवलपमेंट का था। तो मैं एक ऑलराउंडर स्टूडेंट थी। तो टीचर्स ने मुझे काफी अप्रिशिएट किया, काफी मोटिवेट भी किया। तो दिस इज द थिंग दैट मुझे लगता है कि उस चीज का भी आज की लाइफ में मुझे बहुत मेरे पे बहुत असर है जी। मैम स्कूल तो बाद हर एक बच्चा कॉलेज जाता है। सो कॉलेज ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ करके ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ बहुत ज्यादा खुश ਹੁੰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि मैं बचपन से लेकर 12th तक कोएड में पढ़ी हूँ और वो भी आर्मी स्कूल्स में पढ़ी हूँ। तो हमारे घर का एटमॉस्फेयर काफी ब्रॉड था, पेरेंट्स का जो थॉट थी, पर्सपेक्टिव थे, काफी ब्रॉड माइंडेड थे। बट जब मैंने 11th 12th शुरू किया तो मैं अपने पठानकोट में आ गई थी। लास्ट पोस्ट मेरे फादर वहाँ पे सेटलमेंट, उन्होंने प्लानिंग कर ली थी कि पठानकोट में सेटल करना है बिकॉज माय फादर इज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। और उन्होंने पठानकोट में सेटलमेंट की प्लानिंग इसलिए करी ताकि मेरे बच्चे आर्मी स्कूल में या सेंट्रल स्कूल में पढ़ सकें, और गुरदासपुर में आर्मी स्कूल था नहीं। तो उन लोगों ने उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी पठानकोट जो डिफेंस एरिया है। हमें लगा ही नहीं कि हम सिविल एरिया में आए हैं बिकॉज कलकत्ता से सीधा पठानकोट आए और हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि हमें सेम एटमॉस्फेयर मिला। जिस एरिया में हम रहते हैं वो भी एक आर्मी कॉलोनी के रिटायर्ड लोग हैं सारे। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू माय फादर जिन्होंने वेल प्लान करके हमें सेटलमेंट किया। बट जब स्कूल के बाद कॉलेज की बारी आई तो मेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे थे 12th में, बट प्रॉब्लम सारी यहाँ आई थी कि जो एक कॉलेज था वो पठानकोट में था और वहाँ पे गर्ल्स कोएड कॉलेज था बट गर्ल्स बॉयज में काफी डिफ्रेंशिएशन होता था
और कुछ चीजें ऐसी थी जो फीमेल्स के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले की उनको एक अलग सा कल्चर दिया जाता था और उनको थोड़ा मेल डोमिनेंस सोसाइटी थी वहां पे। तो इस तरह से आर्मी स्कूल में बड़ा एक्सपोजर होता है गर्ल्स बॉयज का, तो हमें फीलिंग ही नहीं थी कि गर्ल्स है या बॉयज है। तो जब मैं कॉलेज में गई, शुरू किया मैंने ग्रेजुएशन, तो मैं घर में आकर डेली ये आई टू डिस्कस विद माई पेरेंट्स की बड़ी प्रॉब्लम है, वहां पे गर्ल्स बॉयज के साथ बात नहीं करते हैं और हम स्कूल में बड़ा एक्सपोज थे। तो जो 3 साल थे ना मेरे ग्रेजुएशन के, वो मैंने एक प्लान करा कि मैं इंट्रोवर्ट बन जाऊंगी और इंट्रोवर्ट बन के अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करूंगी। बिकॉज मेरे फादर और मेरे मदर ने मुझे ऐसा मतलब मोटिवेट किया कि बेटा कोई बात नहीं, बिकॉज आपको डिफरेंट तरीके के एटमॉस्फेयर मिलेंगे लाइफ में, आपको पता चलना चाहिए हाउ टू टैकल द सिचुएशन। तो मैंने वो जो ग्रेजुएशन पीरियड था थोड़ा सा मेरा इंट्रोवर्ट तरीके से मैं रही, बिकॉज मुझे इतना एक्सपोजर नहीं मिला और मैंने लिया भी नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर कुछ इस तरह का था। तो मुझे लगा कि इस टाइम पे मेरे लिए पढ़ाई ज्यादा जरूरी है इन स्पाइट ऑफ अदर एक्टिविटीज। तो 3 साल का पीरियड थोड़ा डिफिकल्ट था। उसको जब मैं हायर स्टडीज में गई हूँ वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया, उसमें मैंने बहुत इंजॉय किया और बहुत लर्निंग की। मैम ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਆਰਮੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ? आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी बोर्न इन आर्मी बैकग्राउंड, ओके। बिकॉज जैसे हम जब सिविल एरिया में आए तो मैंने काफी सारे बच्चे होते थे, जब मैं 11th में थी तो मैंने काफी सारे स्टूडेंट बच्चों को देखा अपने आसपास के, तो उन लोगों में ना कल्चर की कमी थी, जैसे कि सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग बोलने की कमी थी। बट हमारे आर्मी में बचपन से सिखाया जाता है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हम डैडी मम्मी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं। और कोई भी अंकल आंटी आते तो हमारे पेरेंट्स कभी हम उनके लिए चाय नहीं बनाते थे, हम चाय बनाने खुद जाते थे उनके लिए। और मेरे पापा जब ऑफिस से आते थे हम उनके लिए सैलेड काटते थे। और एक हमारे ताकि मॉर्निंग में हम लोगों ने कभी भी सूरज उगने के बाद नहीं देखा। हमारे पापा ने एक चीज सिखाई थी कि बेटा एक्चुअली आप संडे हो या मंडे हो, उठना आपने 5:30 to 6 o'clock। तो ये चीजें सीख के मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन हुआ है, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों को वही चीजें दे रही हूँ और आई एम वेरी हैप्पी। एक आर्मी परिवार दी बॉर्न लड़की दा टीचिंग वाल इंटरेस्ट किवें होया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी जी। और मैं आपको ही बोलती हूँ, वट एवर आई एम इट इज ओनली ड्यू टू माई फादर, बिकॉज आई एम रियली फील वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ वंडरफुल एंड बोल्ड फादर उस समय। बिकॉज जब मेरे फ्रेंड सर्कल था, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी जो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही शादी हो गई थी उन लोगों की, बट मेरे डैडी ने प्रॉमिस करी थी कि अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे तो मैं आपको और हायर स्टडीज कराऊंगा। तो बस फिर मेरे अंदर एक चीज घुस गई थी और मैंने फिर MA इंग्लिश की, बीएड की, कंटेंट राइटिंग किया और वट एवर आई डिड आफ्टर दैट, तो मैंने हमेशा अच्छा स्कोर पे ही किया है, बिकॉज डैडी की बहुत ज्यादा मोटिवेशन थी। और डैडी ने मुझे बोला था कि बेटा अगर अच्छे नंबर आएंगे तो मैं आपको हायर स्टडीज में जाऊंगा। तो मैं अच्छा नंबर लेती गई और मैं यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेती गई। तो उससे सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे अब एक सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगी मैं आपसे, इवन उस टाइम पे ना नॉर्मली MA BEd करके लड़कियों की मैरिजेस हो जाती थी, या फिर MA करके शादी हो जाती थी, BEd वो बाद में करती थी, या BA करके शादी होती थी, MA BEd बाद में होती थी हस्बैंड के घर में जाके, वो भी मजबूरी में कि अगर हस्बैंड ने बोला कि जॉब करनी, फिर लेडी बोलती थी चलो मैंने BEd कर लेनी है, MA कर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे फादर ने बोला पहले आप कंप्लीट करो अपनी स्टडीज, बिकॉज मैंने पढ़ाई में उनको बेस्ट दिया। तो डैडी ने बोला जब पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे, कोई लड़का पसंद आएगा तो हमें बता देना, अगर नहीं आएगा तो चलते जाना। तो बहुत ही सपोर्ट रही है। और डैडी ने बात बोली थी कि बेटा आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो कहते हैं कि एक बार हमारी ना आपस में बातचीत हुई डैडी और मेरी, तो उस टाइम पे ना गवर्नमेंट जॉब का बड़ा ही रिवाज था। रिश्तेदार में काफी सारे गवर्नमेंट टीचर्स भी थे, उन लोगों ने भी मोटिवेट किया कि भाई पंजाबी क्लियर करवा देते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर लो, लड़की को करवा दो। तो मैंने ना, मेरे फादर और मैंने, मतलब मेरी ना शुरू से एक रीडिंग हैबिट थी, रीडिंग बुक्स अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट्स। मैं बहुत रीड करती थी, बहुत लिखती थी पोइट्रीज। तो मेरे मन में आया कि यार मैं इतना कुछ जानती हूँ बुक्स से अपने सब्जेक्ट्स के अलावा, तो मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब करके एक अच्छी लिमिटेड सैलरी लेके मैं उन स्टूडेंट्स को कुछ दे पाऊंगी जो मैंने आज तक 24 इयर्स तक हासिल किया है। तो मेरे फादर ने बोला कि आप गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल मत करना, आप वही करना जो आपके मन में है। तो तब से मैंने सोच लिया था कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज को एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने वाली। तो फिर इसीलिए मैंने MA BEd के एक प्राइवेट स्कूल चुना, वहां पे बोर्डिंग स्कूल है पठानकोट में, बहुत बड़ा बोर्डिंग स्कूल, मॉडर्न संदीपनी पब्लिक स्कूल, जहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ था। और फॉर्चुनेटली मुझे बहुत जल्दी फर्स्ट इंटरव्यू में मेरी सिलेक्शन हो गई थी, बिकॉज ऑफ माई नॉलेज एंड माई कॉन्फिडेंस और कमांड ऑन इन द इंग्लिश। तो बस उसके बाद से मेरी जर्नी शुरू हो गई। जब एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है किसी कैंडिडेट को, तो फिर उसको लगता है कि नहीं अब तो ये सब कुछ है। बिकॉज फिर मुझे ये लगा और मेरे फादर को लगा कि प्राइवेट जॉब में मेहनत जरूर है,
ओके बट आप अपना कैलिबर कंप्लीट दे सकते हो। जी और गवर्नमेंट जॉब में आपको कुछ भी पढ़ाना नहीं है, खाली सैलरी मिलती है। ओके तो मुझे लगा कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ और मेरे फादर ने मेरे पे इतना इन्वेस्ट किया है, तो मैं इसलिए नहीं किया कि मैं वहां पे जाके खाली सैलरी लेके आऊँ। जी मैं मेहनत करके सैलरी लूँ, मेहनत करके पैसा कमाऊँ, तो उसका कुछ मजा ही हो रहा है। जी तो इसीलिए मैंने स्कूल टीचिंग करी 5 साल, उसके बाद फिर मैंने इंस्टीट्यूट में टीचिंग करी, जी और अब मैं कॉर्पोरेट लेवल पे, बिग लेवल पे, अंदर बाहर सब कुछ टीच करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं इस टाइम पे मैं पैसा नहीं कमा रही हूँ, अपना शौक जी रही हूँ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੈ? इट्स फॉर्चुनेटली लव कम अरेंज मैरिज। ओके मैं अपने लाइफ पार्टनर से मिली थी ड्यूरिंग माई स्टडीज, हायर स्टडीज। Okay. और वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि मेरे पेरेंट्स ना हम लोगों को स्कूल टाइम में कभी भी शादियों पे लेके नहीं जाते थे, ओके क्योंकि बोलते थे पढ़ो, और हम जी, पढ़ते रहते थे। मतलब एक अलग के ब्यूटीफुल सा एटमॉस्फेयर होता था, न्यूज़पेपर पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना, वो न्यूज देखना, डैडी के सामने मूवीज नहीं देखना, ऐसा कुछ माहौल था घर का। तो बड़ा ही डिसिप्लिन था और फुल ऑफ नॉलेज एक आसपास चलता रहता था। जी तो फिर जब मैं मास्टर्स में थी, तो मास्टर्स में मतलब मेरी मास्टर्स में फर्स्ट पंजाबी मैरिज मुझे देखने का मौका मिला। ओके आई वेंट टू माई, मेरे मासी जी के घर में मासी जी के बेटे की मैरिज थी, और वहां पे मुझे अपने लाइफ पार्टनर से फर्स्ट टाइम मिलने का मौका मिला, क्योंकि वो भी वहां पे इनवाइटेड थे, उनकी फैमिली भी किसी वजह से कुछ दूर पार के उनके होंगे रिश्तेदार जो भी है, तो वो भी इनवाइटेड थे, मैं भी इनवाइटेड थी। तो हमारा किसी के थ्रू ऐसे इंट्रोडक्शन हुआ, बट ऐसा कुछ मेरे माइंड में था भी नहीं है, ना उनके माइंड में था कि हमारी शादी होने वाली है कभी फ्यूचर में। बस हलो हाई हुई और बस हमने शादी में एंजॉय किया, और उसके बाद हम लोग घर आ गए। फिर धीरे धीरे अपना सिलसिला जैसे भी था, हम लोग एज अ फ्रेंड बात करते रहे। फैमिली मेंबर्स भी फॉर्चुनेटली हल्के फुल्के जानते थे, कभी बर्थडे पे विश कर दी, कभी न्यू ईयर पे विश कर दी, कभी दिवाली पे विश कर दी। फिर ऐसे करते थे 5-6 साल निकल गए, तो जब शादी का मौका आया तो ही अप्रोच्ड मी एंड आई टोल्ड यस, क्योंकि मुझे लगता था कि शादी उसी इंसान से करनी चाहिए जो आपको समझ सके। तो मुझे ऐसा लगता था कि 4 या 5 साल तो हो गए हैं, बट हम कभी मिलते नहीं थे, बिकॉज मैं पठानकोट में थी, वो चंडीगढ़ में थे, कभी मिलना नहीं हुआ। बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि मैं लाइफ में बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, तो मैंने अपने बुक से यही सीखा है कि जो मैरिज होती है किसी फिजिकल अपीयरेंस के साथ नहीं होती है, किसी मेंटल लेवल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होती है। तो मुझे लगा जो 5-6 साल हम ना मिलके भी कनेक्टेड थे ना आपस में, जो कभी कभी हमारी बातचीत होती वो अबाउट द करियर, अबाउट द फैमिली, अबाउट इस तरह की बातें होती थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमारी शादी हो जाएगी। तो मुझे लगा कि ये आई थिंक बेस्ट पर्सन है जिनके साथ मैं कुछ भी बात कर लेती हूँ बिना किसी रिलेशन के। जी तो जब उन्होंने अप्रोच किया, और मेरे ऑलरेडी बात मैरिज की तब चल रही थी, बिकॉज एक कोई भी लड़का या लड़की होती है 25-24 साल में शादी की बात चलती है। जी जी तो मेरी कहीं और अरेंज मैरिज की बात चल रही थी, जो पेरेंट्स या रिलेटिव के थ्रू चल रही थी। तो मुझे लगा कि एग्जैक्टली ऐसे अननोन पर्सन से शादी करके गलती हो जाएगी मेरे से। ओके तो मुझे वही इंसान चुनना चाहिए जो मुझे अंडरस्टैंड कर ले मेरे इंटरनल थॉट्स को। तो हमने काफी सारे इंटरनल थॉट्स ऐसे थ्रू टेलीफोन और समटाइम थ्रू लेटर्स भी एक्सचेंज किए हैं। तो उसी लेटर्स के थ्रू मैं इनको ज्यादा जानी हूँ, और ये मुझे ज्यादा जाने। तो बिकॉज तब तो मिलने का था नहीं ऐसा कुछ भी, है ना, और सोर्सेज भी नहीं थे, और हम लोग बड़े ही इनोसेंट होते थे उस टाइम पे जो कपल थे, कि ऐसा नहीं है कि मिलना, बिकॉज ही वाज इनटू जॉब, आई वाज इनटू हायर स्टडीज एंड जॉब, तो कभी सोचा भी नहीं। तो 3-4 इयर्स का जो हमारा लेटर का सिलसिला था, तो मैरिज तक पहुंच गया। जी कितना टाइम हो गया मैं मैरिज ਨੂੰ? ਸਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਦੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ आई एम ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ? ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी वंडरफुल पार्टनर इन जी जी एज अ हस्बैंड, ओके और हमारी शादी को 20 इयर्स हो गए। ओके और डेफिनेटली वो शादी क्या जिसमें कुछ नोक झोंक ना हो, जी जी है ना, मसाला तो होना चाहिए शादी में। अब मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स को फॉलो करती हूँ बेसिकली। मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली 75 मदर अबव है और 80 अबव डैडी है, जी तो उनमें भी नोकझोंक चलती है। तो मैं उनसे बहुत मोटिवेट होती हूँ कि उनकी नोकझोंक इतनी प्यारी होती है। छोटी मोटी, गमला टूट गया, क्यों टूट गया, ओके डैडी बाहर गए, क्यों बाहर गए, मम्मी ने डैडी का सामान कहीं गलत जगह पे रख दिया, क्यों रख दिया। तो मैं सोचती हूँ उन्होंने इतने साल साथ बिताए हैं जी इस प्यारी सी लड़ाई झगड़े के साथ साथ, तो क्या हम छोटी मोटी लड़ाई झगड़े में एक साथ प्यार से जिंदगी नहीं निकाल सकते? बट फॉर्चुनेटली ऐसा कोई बड़ा झंडा नहीं आया। जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी शादी हमारे आपस में मिलने से नहीं हुई, हमारे आपस के विचारों के साथ मिलने से हुई है। जी तो मेरी एक खुशकिस्मती थी कि मुझे उनके साथ कोर्टशिप पीरियड रहने का भी 2.5 इयर्स मौका मिला। ओके मैं 2.5 ईयर एंगेज रही हूँ, वो भी मेरी मर्जी से। ओके तो हमने 2 इयर्स जो हमारा एंगेजमेंट पीरियड, कोर्टशिप पीरियड था,
मैंने और उन्होंने काफी सारी बातें कर ली थी जो हमने भविष्य में करनी है, हमारे प्लान। नॉर्मली देखो, मैं एक बहुत बड़ा एक लेसन देना चाहती हूँ यंगस्टर्स को। जैसे आजकल मेरे पास यंगस्टर्स पढ़ने आते हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है, पेशेंस की बहुत कमी है, डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा हाई है। वो रीजन पता है क्या है? आजकल के जो कपल है ना, वो पहले कुछ भी बातचीत नहीं करते। वो नॉर्मली, अगर आप बुरा ना माने तो मैं नॉर्मली फ्रैंक डायरेक्टली बता रही हूँ, दे बिलीव इन यूजिंग द वर्ड्स आई लव यू, आई लव यू। लव का कहने से मतलब नहीं होता, करके दिखाना होता है जी। तो वो डेटिंग कर लेते हैं, इंप्रेस करते हैं एक दूसरे को। ऐसा कुछ मैरिज में नहीं है। मैरिज एक काम है, मैरिज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। ये सब पार्शियली चीजें होती है। जब आप हस्बैंड वाइफ बन जाते हो तो आपको वो चीजें याद रखनी चाहिए जो आपने कमिटेड करी थी। तो आजकल के जो कपल है वो कमिटेड करते नहीं है। तो हमने तो बहुत कमिटमेंट करी थी, बिकॉज मैंने आपको बोला, मैं आई वाज इनटू टोटली रीडिंग द बुक्स। मुझे ना बुक्स रीडिंग का बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। तो मुझे ये भी पता है कि चल गया था कि शादी, मैंने अपने पापा मम्मी को देखा है शादी का, मम्मी पापा शादी से मैंने देखा कि पैसा सा कोई लेना देना है, पैसा दोनों मिलकर कमाते हैं। ठीक है, बट आजकल सब उल्टा है। तो मैंने उन्हीं को फॉलो करते करते अपने हस्बैंड से ऐसे बात की जो मुझे लाइफ में करना था। जैसे कि मुझे जॉब करनी है, मुझे 2 years के बाद मैरिज करनी है, मेरा कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं, मेरा ऐसा है, आप भी मुझे बताओ। आप हो, मैं हूँ, मैं आपको चेंज नहीं करूंगी, मैं भी चेंज होने वाली नहीं हूँ। आप मुझे एक्सेप्ट करो, मैं आपको एक्सेप्ट करूंगी। मेरे मम्मी पापा आपके मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा। दामाद नहीं हो, बेटे हो, मैं बहू नहीं हूँ, बेटी हूँ। तो मैंने ना, मेरे जो वर्बल आउटस्पोकन नेचर की वजह से ना, मेरी मैरिज में काफी बेनिफिट हुआ है। क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, तो लोग मुझे पूछते हैं कि अरे आपने ये बात पहले कर दी थी? तो मैंने कहा मैंने हाँ पहले बात कर दी थी। मैंने तो उनको ये भी बोल दिया था कि मैं दहेज लेके नहीं आऊंगी। मैं तो बहुत एजुकेटेड हूँ, मेरे पापा ने बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, शादी करनी है तो कर लो, नहीं तो नहीं सही। तो ये बातें थोड़ी इनोसेंस भी होती थी उस एज में। तो जितना आप एक वर्बली बात कर लेते हो ना, अगर तो वो बंदा ट्रुथफुल है तो वो शादी आपसे वैसे ही करेगा। अगर आपको लगेगा कि वो ट्रुथफुल नहीं है तो वो आपको डगमगा के शादी के लिए मना कर देगा। तो ही वाज ट्रुथफुल। उन्होंने मेरी सारी बात को एक्सेप्ट किया। तो मुझे ये चीज की फीलिंग, मैंने सेम चीज उनसे डिस्कस भी की अपने पेरेंट्स के साथ। डैडी जैसे सब बातें मैंने उनसे डिस्कस की है ड्यूरिंग कोर्टशिप पीरियड। तो मेरे फादर तो बहुत एक्सपीरियंस है ना, अगर मेरे हस्बैंड तो एक्सपीरियंस नहीं थे। तो मेरे फादर ने बोला कि अगर कोई इंसान इतना सच्चा है कि वो आपकी सब बातों को मानने का रेडी है कि आप ऐसे नहीं करोगे, ऐसे करोगे, जॉब करनी है, घर में नहीं रहना, दहेज लेके नहीं आऊंगी, तो मतलब कि वो आदमी है, ही इज अ मैन, ही इज अ बोल्ड पर्सन। तो वो आपकी जिंदगी में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेंगे। मैम ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਡੈਡੀਕੇਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਫਾਈਨਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ? 100% सेटिस्फाइड। ओके। बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि देखो हर कोई इंसान ऐसा कर नहीं पाता है। मैं हमेशा अपने आप को शुक्रगुजार मानती हूँ और भगवान का लाख लाख शुक्र है जिनकी ब्लेसिंग्स रही हैं मेरे पर। बिकॉज मैं अपना लाइफ में ये बिलीव करती हूँ, जो भी आप करो ना ऑनेस्टी से करो, नहीं करना बोल तो नहीं आता। तो जैसे आप बोल रहे हो, मेरे शादी की वजह से मैंने बोला कि मुझे घर बैठना ही नहीं था, मैं जॉब करती थी। आप मानोगे नहीं, मैं बिल्कुल इंटेंशन मेरा बिल्कुल क्लियर है, लाइफ के फंडेस बिल्कुल क्लियर है मुझे। तो मैंने अपने मदर इन लॉ को पहले बोल दिया था कि मुझे मम्मी खाना वाना बनाना आता नहीं है, यूनिवर्सिटी से आई हूँ, मम्मी ने कभी घुसाया नहीं, तो बट मैं आपको 100% दूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है खाना बनाने से कोई बहू बेस्ट नहीं हो सकती। बहू बनने के लिए या बेटी बनने के लिए या किसी घर में एडजस्ट करने के लिए बहुत सारी क्वालिटी चाहिए। तो मैंने उस चीज के लिए पूरी कोशिश की है, अपना उनका विश्वास बनाया है। मैं वो सारे काम कर लेती थी जो एक आदमी कर सकता है, घर से बाहर वाले काम। और घर में एक डिसिप्लिन क्रिएट करना भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो मैंने करी। और जैसे आप बोल रहे हो कि क्या बोला आपने कि टाइम लिमिट, तो मैंने अपनी लाइफ में ना जैसे अपने चीज सोची थी कि नहीं, हर काम को काम करना है, पैशनेट होना है, बट उसको बैलेंस करके चलना वो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने बैलेंस करती गई। बिकॉज मैं ये नहीं बोलूंगी सारा कुछ मेरे ही एफर्ट है, उसमें मेरे इन लॉज का और मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा सपोर्ट है जी। क्योंकि जब जैसे अब फैमिली को भी ये होता है कि जब आपकी फैमिली बैलेंस लाइफ चल रही होती है ना, तो हस्बैंड भी खुश होते हैं और फैमिली वाले भी खुश होते हैं। क्योंकि जितना मैंने टाइम दिया अपने टीचिंग को वो बहुत बेस्ट तरीके से आया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ज्यादा आया है। तो वो बैलेंस बनाती गई। इसीलिए शायद मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर से पहले 9 to 9 काम किया है। जब मेरे पास आई वॉज नॉट हैविंग द बेबी, जब मेरे पास बेबी हो गया तो मैंने स्कूल से अपना इंस्टीट्यूट चेंज कर लिया, फिर मैंने पार्ट टाइम काम किया,
तो मेरे हस्बैंड वाज लाइक ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी कि मैं ऑफिस से शाम को आता हूँ कि मेरी वाइफ सब कुछ मैनेज कर रही है, जॉब भी कर रही है, घर में टाइम भी दे लेती है बच्चे को। हमने अपना बच्चा कभी इग्नोर नहीं किया, फैमिली कभी इग्नोर नहीं की। फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया, वो भी मैंने काफी लोगों ने बोला इतना एक्सपीरियंस है, अपना इंस्टीट्यूट बाहर क्यों नहीं खोल लेते, शोरूम खरीदो, बहुत ईजी है खरीदना, अभी मेरे बहुत एक्सपीरियंस है। और बट यही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आजकल के लोग है ना रैट रेस पे, लोगों को लगता है उसके शोरूम से तो मेरे भी शोरूम्स होने चाहिए। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि जो मैं कर रही हूँ बहुत बेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज मेरी फैमिली में जो चल रहा है वो बाकी की फैमिली में नहीं चल रहा है। अभी मेरे हस्बैंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस रन करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका टूरिंग जॉब रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो घर में आते हैं तो उनको एक शांति भरी लाइफ मिलती है, तो वो बहुत खुश होते हैं कि मेरी वाइफ टीचिंग भी कर रही है, लोग पढ़ने भी आते हैं, लोगों को अवेयर भी कर रही है, और अपने उनके दोनों बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन। मुझे ऐसा लगता है कि जो लाइफ का टारगेट होना चाहिए हैप्पीनेस, और कोई भी इंसान बहुत पैसे से खुश नहीं हो सकता, इंसान तभी खुश है जब उसकी फैमिली खुश है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं इंटरनल बाउंड्स बना सकूं अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, इनके माता पिता के साथ, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं और हो रहा है, तो उससे एक लाइफ में ना अंदर से एक खुशी आती है। मैम लास्ट क्वेश्चन है, कोई मैसेज कोई संदेश देना चाहोगे उन्हां लड़कियां ਨੂੰ जो इस प्रोफेशन च आउणा चाਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? अगर तो आप बात करेंगे इस प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जो आजकल के यंगस्टर्स है, फीमेल्स की बात कर रहे हो जैसे आप, है ना, तो यंगस्टर्स की बात करोगे, आजकल फीमेल्स को टीचिंग में इंटरेस्ट है नहीं है। जैसे मेरे पास लड़कियां, मेरे पास मैंने भी टीचर्स रखी हैं, यंग टीचर्स, यंग गर्ल्स, तो वो मुझे ऐसे बोलती है कि मैडम आप इतना देर तक कैसे खड़े होकर पढ़ा लेते हो, आप इतनी देर तक कितना बोल लेते हो, आप में इतने पेशेंस कैसे हैं कि इसको समझ में नहीं आ रहा, आप 10 बार समझा रहे हो। तो पेशेंस लेवल्स जो मैंने आजकल नोटिस किया गर्ल्स में है नहीं, वो टीचिंग को एज अ मनी डिगिंग एरिया यूज करती है कि पैसा आ रहा है तो कर लो पार्शियल के लिए, बाद में हम कोई और जॉब कर लेंगे। तो अगर सच में किसी को पैशन का, अगर टीचिंग पैशन में इंटरेस्ट है, तो मैं ये सजेशन देती हूँ कि रीड लॉट ऑफ बुक्स, बिकॉज टीचिंग प्रोफेशन इज अ नोबल प्रोफेशन, और डेली पढ़ना है आपको, और खुद आपको लाइफ लेसन्स मिलते हैं, और आजकल के बच्चों से, और हम जिंदगी डेली हम ना कुछ कंसेप्ट को सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़े ही ब्लेस्ड प्रोफेशंस होते हैं जो हम डेली कुछ सीख सकते हैं। तो यही मेरा एक लेसन रहेगा उन लड़कियों के लिए, अगर ये प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहती हैं तो रीड लॉट ऑफ बुक्स, कुछ भी मिलता है पढ़ो, पढ़ना है, बिकॉज पढ़ के ही आपको नॉलेज क्रिएट हो सकती है। और दूसरी बात, सोशलाइज करो, लोगों से मिलो, बिकॉज हर एक चीज भी आप सब्जेक्ट से नहीं सीख सकते हो। अगर आपने एमए इंग्लिश की है, आपने बहुत अच्छे नंबर से लिए, आपको सोशलाइज करना नहीं आता, तो आप इस प्रोफेशन में बिल्कुल नहीं आ सकते। इस प्रोफेशन में आने के लिए आपको पेशेंस और टेकलिंग विद अ डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट साइकोलॉजी, बिकॉज बहुत तरह के बच्चे आते हैं, हर बच्चा एक डिफरेंट साइकोलॉजी के साथ आता है, बिकॉज वो हर बच्चा हर डिफरेंट एटमॉस्फेयर से आता है। तो हमारे जो टीचर्स को हर बच्चे को एक लेवल पे लेके आना पड़ता है, बिकॉज घरों में डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, हम तब उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। तो साइकोलॉजी भी रीड करने के लिए आपको लोगों से मिलना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, ईगो छोड़ दो, हम्बल रहो, और बस डाउन टू अर्थ रहो, तो ही आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। थैंक यू मैम। सो ऐसे ਸਾਡੇ मैडम नवीन शर्मा ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਮੀਆਂਪੁਰੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਟਾਪ, ਮੋਹਾਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।